हेलो दोस्तों, तो चलिए अब अपना चैप्टर आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। चलिए देखिए, लवण के संबंध में अधिक जानकारी। अब हम क्या करेंगे, लवण के संबंध में अधिक जानकारी यानी लवण के बारे में अब अधिक जानकारी लेंगे। तो चलिए पढ़ते। देखिए, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है ना। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण जब क्या होता है, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक जब मिलकर बनाएंगे तो उनका पीएच का मान कितना होगा, 7 होगा। जैसे HCl हो गया अपना, प्लस में HCl क्या है, एक अम्ल हो गया, और हमने उसकी क्षारक यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो उसका हमारा जो लवण बना यानी NaCl बनेगा। तो NaCl का मान कितना होगा, 7। चलिए, ये उदासीन होते हैं, मैंने पहले बता दिया था ये उदासीन होते हैं। जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है। अब जाहिर है, जब मैंने HCl ले लिया और मैंने कोई दुर्बल क्षारक ले लिया तो उन दोनों की जब मैंने रिएक्शन कराई तो उनका जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा, क्योंकि जो अम्ल है उसका थोड़ा बहुत अभी प्रभाव उसमें रह जाएगा, ठीक है, और जो दुर्बल क्षारक है उसका तो पूरा प्रभाव खत्म ही हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। देखिए लिखा हुआ है। अब देखिए, प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकीय होते हैं। अब ये अप्रबल क्षारक है एवं दुर्बल क्षारक है। अब प्रबल क्षारक क्या करेगा, दुर्बल क्षारक की पूरी जितनी भी उसकी प्रबलता है उसको खत्म कर देगा, लेकिन यही क्योंकि अब प्रबल है क्षारक तो उसकी थोड़ी बहुत जो प्रबलता है वो थोड़ी बहुत बची रहेगी, तो इसलिए इसका क्या होगा, पीएच का मान 7 से अधिक होगा। कि 7 से जो भी है 7 से अगर हम ऊपर जाते हैं तो वो क्षारकीय कहलाते हैं, अगर 7 से नीचे जाते हैं तो वो अम्लीय कहलाते हैं, और अगर 7 पे है तो वो उदासीन कहलाते हैं। चलिए अब देखिए, साधारण नमक से रसायन। ये साधारण नमक से रसायन क्या है, हम साधारण नमक से क्या है बहुत सारे रसायन बनाएंगे। चलो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, है ना। ये तो आपको पता है। देखिए ये देखिए, नहीं ये तो सोडियम क्लोराइड है। चलिए इसका रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, है ना। इसने क्या बोला है, अम्ल, ओ सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे कि H हो गया अपना, है ना, और Cl हो गया, है ना, और प्लस में क्या है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बताइए क्या होता है, N। सोडियम को क्या बोलते हैं, Na, और हाइड्रोक्साइड को OH, है ना। से मिलके क्या बनेगा, बताइए क्या मिलेगा। हमने ऊपर पिछली वीडियो में पढ़ा था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम यानी कि अम्ल अम्ल और क्षारक मिलके क्या देते हैं, एक तो लवण देंगे, तो लवण हमारा क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, यानी जिसे हम यूज करते हैं, अपना नमक हो गया जो, है ना, सोडियम क्लोराइड। और प्लस में क्या बनेगा, अब देखिए इसमें क्या क्या बच गया, देखिए O बच गया, H बच गया और हाइड्रोजन बच गया, है ना। तो क्या बन जाएगा, H2O, H2O बन गया ना। अब देखिए रिएक्शन, देखिए क्या संतुलित है, कंकाली समीकरण तो नहीं है ना ये। देखिए कितने H है, एक H है, दो H है, ठीक है, यहाँ पे भी दो H है, सोडियम एक है, सोडियम भी यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्लोराइड कितने हैं, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी। तो ये हमारा देखिए, तो यही रिएक्शन यही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये देखिए सोडियम क्लोराइड बना अपना। देखिए इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, ये अपना नमक होता है। और यह एक उदासीन लवण है, ये भी बता दें। उदासीन लवण क्या होता है, जिसका पीएच कितना होता है, 7 होता है, या लगभग 7 होता है। चलिए अब देखिए, विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। ठोस लवण तो जानते हैं आप, जैसे अपना वो मोटे मोटे नमक नहीं होते, खट्टा नमक जो बोलते, काला नमक जिसे बोलते हैं, जो जमे होते हैं क्रिस्टल की तरह। देखिए बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्राय अपद्रवों के कारण भूरे रंग होते हैं। अपद्रव यानी कि गंदगी होती है उसमें थोड़ी बहुत, के कारण भूरे रंग के होते हैं। मैंने बताया भूरा रंग होता है या काला रंग होता है, होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। इस नमक को क्या कहते हैं, खनिज नमक कहते हैं।
यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। अब देखिए ये क्या हुआ, ये नमक कैसे मिला, जब क्या हो गया, जब ये समय बीतता गया तो क्या है, जो समुद्र का कोई हिस्सा है ना वो सूख गया, तो वहां पे बहुत सारी वो नमक से बन गए, मतलब नमक बन गए, तो लोगों ने उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि वो नमक है। अब ये जो खनिज नमक होता है इसका भी खनन कोयले की तरह ही होता है, इसका भी खनन यानी इसका भी जो खनन होता है, इसे निकाला जाता है फिर बनाया जाता है, वो कोयले की तरह ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। अब देखिए साधारण नमक जो है अपना सोडियम क्लोराइड, ये रसायनों का कच्चा पदार्थ कैसे है? कच्चा पदार्थ तो जानते हैं जिससे ये अब बनता है, जैसे जैसे अपना क्या नाम है, कॉटन वगैरह हो गया, इससे कपड़े बनते, तो कॉटन हो गए, ये कॉटन सिल्क ये सब क्या है, कच्चा माल है। तो इसी तरह ये साधारण नमक क्या है, ये रसायनों का कच्चा माल है। अब इससे क्या है रसायन बनेंगे, देखते हैं कैसे। साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। ये कैसे, चलिए देखते हैं, है ना। ये साधारण नमक इन सब के लिए कच्चा पदार्थ कैसे, आइए देखते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए इन्होंने लिखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, यानी साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, है ना, जलीय विलयन यानी कि पानी H2O, यानी जल, और जल में हमने क्या क्या है, सोडियम क्लोराइड मिला रखा है। अब देखिए से विद्युत प्रवाहित करने पर, देखिए इन्होंने सिस्टम बना रखा है पूरा, देखिए मैं इसमें समझाऊंगा आपको, चलिए पहले पढ़ देता हूँ आपके लिए, है ना। से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन यानी कि क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार होता है, इसलिए क्लोर क्षार कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार का वो होता है, क्या नाम है, उत्पन्न होते हैं यानी निर्मित होते हैं, इसलिए इनको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब देखिए ये है क्या, मैं समझाता हूँ। देखिए इन्होंने क्या किया, एक एक समझ लिए कुछ डब्बे सा लिया है उन्होंने, इसमें क्या किया है, एक तो अपना जल लिया है और उसमें क्या किया है, नमक मिला दिया है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने एक तो एनओ ये रोड लिए, है ना, एनोड और कैथोड रो लिए, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसे एनोड कहते हैं और जो उसमें नेगेटिव होते हैं कैथोड कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने इसमें क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित करी यानी कि करंट फ्लो कराया इन्होंने। तो करंट जब इन्होंने फ्लो कराया तो जो अपना सोडियम क्लोराइड था, देखिए ये अपना सोडियम क्लोराइड है, वो क्या हो गया, वियोजित हो गया। वियोजित क्या होता है, टूट जाना, अपघटित हो जाना, घटन हो जाना, उसका टूट जाना। वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड क्या करता है, तो देखिए ये देखिए सोडियम है ना, और अपना H2O है, तो ये क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं, और जो सोडियम होता है वो अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है अपने पास। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये रिएक्शन आपकी ये देखिए नीचे लिखी होगी, ये देखिए सोडियम क्लोराइड है, हमने इसकी क्या करी, जल से क्या करा, हमने रिएक्शन कराई, लेकिन यहाँ पे क्या किया, इनमें विद्युत दी, तो यहाँ पे ऊपर एरो के ऊपर हमें विद्युत भी लिखना पड़ेगा, या तो विद्युत लिख दीजिए या तो करंट लिख दीजिए। ठीक है, करंट लिख दीजिए। वैसे करंट का कोई सिंबल मेरे ख्याल से नहीं होता, अपने 10th में तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या क्या करंट फ्लो कराया, तो इससे क्या मिल बना, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्लोरीन बना, है ना, और क्या बना, हाइड्रोजन बना। अब देखिए क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है ना, ये जो क्लोरीन गैस है वो क्या होता है, वो एनोड पे आ जाते हैं, एनोड की तरफ आ जाते हैं यहाँ पे इसके करीब, है ना, और एवं हाइड्रोजन गैस क्या होते हैं, कैथोड पर आ जाते हैं। अब ऐसा क्यों, क्लोरीन एनोड पे क्यों आ गया भाई, बताइए, क्लोरीन किस पे क्यों आ गया, एनोड पे क्यों आ गया, और हाइड्रोजन कैथोड पे क्यों आ गया, क्योंकि हमें पता है जो क्लोरीन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है ना। ये देखिए इस पे, ये देखिए नेगेटिव चार्ज बनाया ना, देखिए क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज बनाया ना, और जो देखिए हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब जाहिर सी बात है, हमें पता है कि भाई अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, ये क्लोरीन इधर को इस पे आ जाता है
और ये हाइड्रोजन हमारा इस पे चला जाता है पॉजिटिव नेगेटिव पे, हाइड्रोजन नेगेटिव की तरफ चला जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। समझ गए? अब देखिए इनके उपयोग। अब हमारे पास क्या क्या बना था, ये देखिए, एक तो क्लोरीन बना था, एक तो हाइड्रोजन बना था, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था। तो देखिए क्लोरीन से क्या होता है, जल की स्वच्छता की जाती है। अगर आपसे एग्जाम्पल में सॉरी पेपर में ये पूछेगा पूछेगा कि जल की स्वच्छता किससे की जाती है, आप लिखेंगे क्लोरीन। या स्विमिंग पूल में या पीवीसी रोगाणु नाशक का उपयोग किससे किया जाता है, तो आप लिखोगे Cl2, है ना। CFC कीटनाशक का उपयोग इससे किया जाता है। और ईंधन मार्गरीन खाद के लिए अमोनियम, तो ये हो गया अपना हाइड्रोजन। और सोडियम हाइड्रोक्साइड धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए किया जाता है। साबुन तथा अपमार्जक में उपयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कागज बनाने के लिए किया जाता है। कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए किया जाता है। फाइबर तो जानते हैं आप, रेशे, है ना। तो ये आपसे सीधा भी पूछ सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के फायदे बताइए, है ना, या उपयोग बताइए, तो आप ऐसे लिख देंगे। नहीं तो आपसे सीधा पूछेगा कि धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है या किस लवण का उपयोग किया जाता है, तो आप लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और क्लोर क्षार प्रक्रिया आपको पता चल गई किसे कहते हैं, ये आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए विरंजक चूर्ण। ये विरंजक चूर्ण क्या होता है, आप जानते हैं कि देखिए आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण, है ना, सोडियम क्लोराइड। अब NaCl का ही काम है यहाँ पे, NaCl। ये थोड़ा सा बंद हो रहा है, मेरा थोड़ा हाथ इस पे बैठा नहीं है, कोई नहीं, आप समझ रहे हैं। देखिए के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। अब आप हमने अभी देखा यहाँ पे क्या हुआ, आप देखिए यहाँ पे क्लोरीन बना सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड और जल को हमने करंट दिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल भी बना, सॉरी जल कह रहा हूँ, क्लोरीन बना और H2O बना। अब देखिए इन्होंने अब क्या किया, इस क्लोरीन से अब ये करेंगे काम, चलो देखते हैं। है ना, विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कैसे, देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, शुष्क बुझा हुआ। अब बुझा हुआ से कैसे याद करें, है ना, क्योंकि देखिए OH आ रहा है, OH, है ना, देखिए OH2 आ रहा है, यानी लगभग H2O जैसा मेल जोल है इसमें, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये पानी से रिलेटेड है, इसलिए हम बुझा हुआ चूना कह सकते हैं। मैं इसे ऐसे याद कर देता है, वैसे इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। अब देखिए पर क्लोरीन की क्रिया से, है ना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है। ठीक है। पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब क्या किया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और उस पर क्या किया, क्लोरीन की क्रिया कराई, तो हमारे पास क्या निर्माण हुआ, विरंजक चूर्ण। अब देखिए विरंजक चूर्ण का सिंबल ये रहा, सिंबल नहीं सर, सूत्र, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसे क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। देखिए इसकी रिएक्शन ये लिखी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से रिएक्शन कराए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और प्लस जल बना। अब देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग। अब ये जल कैसे बना, देखिए कैल्शियम और Cl2 और ऑक्सी, तो ये दोनों देखिए मिल गए, है ना। देखिए कैल्शियम एक, कैल्शियम भी एक, ऑक्सीजन दो, क्योंकि ये दो है ना, ये दो दो ऑक्सीजन पे भी और हाइड्रोजन पे भी दो है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी एक, है ना, और क्लोरीन दो, और देखिए क्लोरीन दो। अब हमारे पास क्या बच गया, एक H2O, एक H2 बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया। तो इससे क्या मिलता है हमारा, H2O, यानी कि जल मिलता है हमें। चलो अब देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए किया जाता है ना। देखिए कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में किया जाता है। अब उपचायक, उपचायक क्या होता है, उपचायक जो ऑक्सीजन क्या करता है, देता है, उसे उपचायक कहते हैं, है ना। क्योंकि देखिए हाँ, क्योंकि ये इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन दे देगा, तो उसको हम उपचायक, इसलिए इसका उपचायक का के रूप में भी किया जाता है। देखिए पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, ये आपसे सीधा पूछेगा, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप लिखेंगे विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
ठीक। चलिए अब देखिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता या पकोड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। मुंह में पानी आया। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब देखिए इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। अब देखिए इसमें सोडियम क्लोराइड से कैसे बनता है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड लेंगे, जल लेंगे, उसमें क्या करेंगे, कार्बन और अमोनियम से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, बन गया ना। समझे कैसे बना ये? क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड लेंगे, उसको जल में मिलाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड वो खुद ले लेगा ऑक्सीजन, ओ सॉरी एटमॉस्फेयर से, और फिर उसमें अमोनियम डालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए अब देखिए आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पीएच के मान की जांच की थी क्या आप ये, तो अगर की होगी तो आप ये बता देंगे, क्योंकि हमें पता है एक दुर्बल दुर्बल आसंक्षारक क्षारीय लवण है, आसंक्षारक जो कि सड़ता नहीं है जल्दी। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया, अब देखिए क्या करते हैं, खाना पकाते वक्त इसे गर्म करने पर क्या होगा। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या किया हमने, उष्मा दी, गर्म खाना पकाएंगे तो जाहिर से गर्म होगा वो, तो उससे क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, H2O बनेगा प्लस CO2। अब ये CO2 का क्या रोल है, CO2 से देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। अब देखिए बेकिंग पाउडर बनाने में, है ना, अब देखिए बेकिंग बेकिंग सोडा का उपयोग किस में किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में, याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, ठीक है, ये टार्ट्रिक अम्ल, है ना, जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का लवण है। और जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। अब देखिए क्या होती है, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस H प्लस आयन, है ना, H प्लस आयन होता है किसी भी अम्ल से, देखिए किसी अम्ल से, या सल्फ्यूरिक अम्ल हो या HCl हो या नाइट्रिक हो, कोई भी हो, है ना, इससे क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा और अम्ल का सोडियम लवण बनेगा, है ना। देखिए इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इस अभिक्रिया से, अब देखिए क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी ना। देखिए इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया, यानी फूल या उभर, जो वो फूलने जाता है, जो भटूरे होते हैं हमारे, जैसे तेल में डाल दो, देखा नहीं कैसा फूल जाता है, जब उसको खोल के देखते हैं तो थोड़ा स्पंजी टाइप का होता है, वही खमीर उसी को कहते हैं, तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी, देखिए स्पंजी हो जाता है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है, जो हमने शुरू में देखा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को देखो बेकिंग सोडा बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था। देखिए का उपयोग क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है, तो पता ही है इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए धोने का सोडा, सोडा अम्ल अग्निशामक होता है एक, ठीक है, आग बुझाने के लिए। देखिए धोने का सोडा, अब देखिए धोने का सोडा क्या है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट डेका, इसे क्या बोलेंगे, 10 है, 10 को क्या बोलेंगे, डेका, डेका हाइड्रोजन, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रोजन, हाइड्रेट, सो ये देखिए थोड़ा कहाँ गया, अ, हाँ किस पे था, हाँ धोने का सोडा,
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, हाइड्रेट इसे क्या बोलेंगे, H2O हाइड्रेट। देखिए धोने का सोडा एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के पुनः, आप देखिए सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट है ना को क्या किया, डेकाहाइड्रेट यानी 10 मोल्स ऑफ H2O से रिएक्शन कराई, तो हमारा क्या बना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि धोने का सोडा। अब देखिए इससे क्या होगा, 10 H2O का क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है 10 मोल्स ऑफ H2O। क्या ये सोडियम कार्बोनेट को आर्द्र बनाता है, हाँ बिल्कुल। हम इसका जवाब अगले भाग में पढ़ेंगे। चलिए, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोग रसायन है। अगर आपसे पूछ ले कि कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए किसका उपयोग, किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो क्या कहेंगे आप, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए धोने के सोडे के उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। बोरेक्स एक सोडियम यौगिक होता है, इसका क्या कहते हैं, उत्पादन में उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप समझ गए। अब देखिए तो ये हमने पूरा भाग खत्म कर लिया। तो ये एक चीज यहाँ पे कुछ एक और चीज थी। अब देखिए कहाँ गए हम, कहाँ गए कहाँ गए, यही था क्या, ये बेकिंग सोडा का है, बेकिंग सोडा का, हाँ। तो आपसे रिएक्शन भी पूछ सकता है, बेकिंग सोडा की रिएक्शन, बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे हुआ, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। सोडियम क्लोराइड के H2O से CO2 से इससे रिएक्शन कराई, फिर ये बना, है ना, ये देखिए सोडियम ये बन गया अपना। ठीक है, तो आप ऐसे इसको लिखेंगे। ये किसी का भी पूछ सकता है, विरंजक चूर्ण का या सोडियम हाइड्रोक्साइड का या बेकिंग सोडा का या विरंजक चूर्ण का या धोने सोडे का। अब देखिए हम आए किस पे, ये देखिए क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं, बताइए क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं, क्या वह सूखे हैं, अभी पता करते हैं। क्योंकि अब वो कहेंगे वो क्रिस्टल है, अब हम कहेंगे भाई क्रिस्टल है, गीला तो है नहीं, सूखा ही है, जाहिर सी बात है। तो देखिए भाई देखते हैं सूखा है कि नहीं। क्रियाकलाप वैसे भी मैंने बता दिया था आपको, देखते हैं। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए। इन्होंने क्या किया, ये ली अपनी क्या नाम है, ट्यूबली, है ना, परख नली जैसे जिसे कहते हैं, उसमें क्या किया, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए और गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या है, उसका रंग चेंज हो जाएगा। क्वथन नली में क्या जल की बूंदें नजर आती हैं, बिल्कुल आएंगी। ये देखिए जल की बूंदें, इन्होंने देखो लिखा भी, ये देखिए जल की बूंदें। गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2 से 3 बूंदें डालिए। अब देखिए गर्म पानी के बाद, गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में अब इन्होंने क्या किया, जल की 2 से 3 बूंदें दोबारा डाली। अब बताइए क्या होगा। अब हमें पता है कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है, नीला। जब इन्होंने इसे गर्म किया तो जो इसका नीला रंग था वो फीका पड़ गया, वो दिख नहीं रहा था, क्योंकि उसका जो हो गया जल, वो क्या हो गया, जल की बूंदों में निकल गया, है ना, क्योंकि वो गीला आया था। क्या वो शुष्क नहीं होते हैं, तो उसका जल क्या है, निकल गया, उसका पानी निकल गया, तो उसका रंग हट गया। तो फिर इन्होंने क्या किया, 2-3 बूंदे उसमें फिर डाला, पानी की डाली अलग से, तो उसका क्या है, रंग वापस आ गया। देखिए पढ़ते हैं, देखिए शुष्क दिखाने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है, क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है, श्वेत यानी सफेद हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। अब देखिए लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्रिस्टलन का जल क्या होता है, ये जो है पीछे, क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलन का जल। ठीक है, कॉपर सल्फेट में कितना होता है क्रिस्टलन का जल, 5H2O। सोडियम कार्बोनेट में डेका हाइड्रेट होता है। अब देखिए जिप्सम एक अन्य लवण है, अब जिप्सम भी, ये भी एक का
है। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टल का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। कितने? 2। ये देखिए इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट, और ये 2 हाइड्रेट होते हैं। 2 क्या नाम है, 2 वो होते हैं क्रिस्टलन के जल। ठीक है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हमने जिप्सम पढ़ा, जिप्सम क्यों पढ़ा? क्योंकि जिप्सम से क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट, आप वैसे हेमी हाइड्रेट याद कीजिएगा, है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद चूर्ण जैसे मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। अब देखिए ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है। इसमें हमने क्या किया? 1.5 मोल्स ऑफ H2O मिलाए, यानी क्रिस्टलन ऑफ जल का क्रिस्टल है ना, मिलाए। और फिर हमारे पास क्या बना? कैल्शियम सल्फेट 2H2O यानी कि जिप्सम बना। ठीक है। अब जिप्सम को क्या करेंगे हम? 273 केल्विन पे जब गर्म करेंगे, है ना, तो अपने क्या करेगा? ये इतने जल के अणु क्या करेगा? त्याग देगा, जिससे कि क्या बनेगा? हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसकी भी रिएक्शन होगी। तो इन्होंने देखिए जिप्सम बनाने का दे दिया लेकिन उसका नहीं दिया, तो आपको बस ये रिवर्स कर देनी है प्रोसेस, है ना। आपको ये लिखना है कैल्शियम सल्फेट, है ना, इसको क्या करेंगे? 273 केल्विन पे हीट करेंगे, है ना, ऐसे एरो बनाइएगा, है ना, इस पे हीट लिख दी, ऐसे हीट का सिंबल लगा दीजिएगा और यहाँ पे 373 लिख दीजिएगा, है ना, 373 केल्विन का सिंबल लगा दीजिएगा के। फिर इससे हमारा क्या बनेगा? हमारा एक तो ये बन जाएगा, और ये लिख के ये लिख दीजिएगा और ऐसे ऊपर का सिंबल लगा दीजिएगा, मतलब ये उड़ गया यानी निकल गया। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने या सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। ये याद रखने की चीज है। और देखिए ये हमारा चैप्टर अब फिनिश हो चुका है। तो देखिए आपको अगर आपने क्या सीखा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया है। देखिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए अम्ल क्षारक सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। देखिए विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। विलयन में OH नेगेटिव आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति क्षारीय कहलाती है। ये विलयन क्या है? विलयन यानी कि कोई हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, जल का सॉल्यूशन किसी का भी। देखिए अब जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, साथ ही संगत लवण का निर्माण होता है। ये हमने ऊपर रिएक्शन देखी थी। अब देखिए जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है जिसका ऋण आयन यानी नेगेटिव आयन एक धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया ऊपर। जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए मैंने ये इस वीडियो में बताया था कि जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन दोनों ही विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है। देखिए अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच pH 0 से 14 स्केल के उपयोग से की जा सकती है जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप देता होता है। एक उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है जबकि अम्लीय विलयन के pH का मान 7 से कम एवं क्षारकीय विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है। ये सब हमने पढ़ लिया है पिछली वीडियो में। सभी जीवों में उपापचय की क्रिया pH की एक इष्टतम सीमा में होता है। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी आपको पहले चैप्टर में पढ़ा था और मैंने ऊपर भी बता दिया था। ऊष्माक्षेपी क्या होता है? इसमें बहुत ज्यादा
ऊष्मा निकलती है, एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा छेपी। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण का निर्माण करते हैं, ये भी पता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलन का जल पता है कैसे कहते हैं? देखिए, लवण के एक सूत्र इकाई में कोई भी लवण ले लो, उसका एक मोल ले लो, है ना। जैसे हमारा क्या था, CuSO4, ओ सॉरी, क्या बन गया ये, ओहो, ठीक करते हैं इसको, है ना, CuSO4। ठीक है, ये क्या हो गया, एक सूत्र, लवण के एक सूत्र का। ये अभी देखिए एक है, क्योंकि इसके आगे हमने कुछ नहीं लगा, अभी मैं दो लगा दूं तो ये क्या होगा, एक सूत्र इकाई नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके में कितने थे, हमने भी ऊपर पढ़े थे, 5 थे, तो इसी को कहते हैं क्रिस्टलन का जल। हमारे दैनिक जीवन एवं उद्योगों में लवण के कई उपयोग हैं, ये भी हमने सब पढ़ लिया। तब ये अभ्यास करने की आप प्रयास कीजिएगा, है ना। तब यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। अगर चलो, तो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। ओके, और आप वीडियो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो ना समझ आए उसे पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा। और ये सब हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। चलो, थैंक यू।